नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है उस वाले टॉपिक में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसके ऊपर बात करेंगे। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो ऑर्डर्ड पेयर कवर होगा और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला टॉपिक यहाँ पे कवर होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का दोनों थ्योरेटिकल पार्ट भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी यहां पर हम लोग इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये आपको समझ आया? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर टॉपिक है वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर कवर होगा। ऑर्डर्ड पेयर टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। सबसे पहले हम लोग अगर ऑर्डर्ड की बात करें तो ऑर्डर्ड का मतलब होता है फॉर्मेट, या फिर आप कह सकते हो कोई एक तरीका। ये आपके सामने ऑर्डर्ड का मतलब होता है। जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर वो एक ऑर्डर्ड में पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पहले आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, फिर सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ा दिया, फिर बीच में कहीं घुस गया, फिर ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया, फिर ऐसे कर दिया। ये नहीं कर सकता। मैं आपको अगर कोई चीज बता रहा हूं तो वो एक फॉर्मेट में बताऊंगा, वो एक ऑर्डर्ड में बताऊंगा। ये आपको समझ आया? तो यही होता है ऑर्डर्ड का मतलब, कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक फॉर्मेट में चल रहा है, वो एक शुद्ध तरीके से चल रहा है। वहां पर कोई मतलब ये आप कह सकते हैं कोई मिक्सअप नहीं हो रहा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने कोई ये काम करा उसके बाद आपने कोई ये काम कर दिया। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं और वो जो भी आपके सामने कोई भी वर्क हो सकता है वो एक सिंपल फॉर्मेट में चल रहा है। सिंपल फॉर्मेट में चलने का मतलब एक उसमें मतलब कोई मिक्सअप नहीं आ रही है, कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती है। ये आप समझ रहे हैं? वो एक सिंपल फॉर्मेट में चल रहा है, तो सिंपल फॉर्मेट में चलने का मतलब वहां पर कोई मिक्सिंग नहीं आ रही है। तो वही चीज यहां पर ऑर्डर्ड होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं वो एक ऑर्डर्ड वे में चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। उसके बाद यहां पर एक वर्ड छुपा हुआ है पेयर। आप लोग पेयर का मतलब काफी अच्छे से जानते हैं। हम लोग जोड़े पेयर को बोलते हैं जोड़ा। मतलब आपके सामने अगर कोई भी टू एलिमेंट या फिर टू ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग यहाँ पर पेयर्स बोलते हैं, कि आपने जो भी चीज लिया है वो पेयर में लिया है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर मैंने एक चौक भर दिया और एक डस्टर भर दिया, तो मेरे सामने वो चीज जो बॉक्स है उसमें जो एलिमेंट्स है वो पेयर में लिखे हुए हैं। मान लीजिए मैंने फिर से कोई एक बॉक्स लिया, या फिर मान लीजिए मैंने अपना हाथ ही लिया और इस हाथ पर मैंने मान लीजिए खाने का कोई सामान लिया और उसके अंदर कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट्स भर दिए, इस हाथ पे मैंने रख दिया, तो वो मेरे सामने पेयर्स है। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए आपने फिर से कोई एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर आपने फिर से मान लीजिए एक बैट फिल कर दिया और एक बॉल फिल कर दिया, तो वो आपके सामने जो उस बॉक्स के अंदर क्वांटिटी रखी हुई है वो पेयर्स में रखी हुई है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है पेयर्स का जो आप लोग काफी अच्छे से समझ सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक यूनिवर्स कह सकता हूं मैं। यूनिवर्स मतलब आपके सामने वो चीज वही यूनिवर्स में रखी हुई है। तो आपके सामने मान लीजिए उस यूनिवर्स में, यूनिवर्स बोलने का मतलब है कि आप एक जनरली बॉक्स की बात कर रहे हो, आप किसी ना किसी एक क्लोज कर्व की बात कर रहे हो, कि उस क्लोज कर्व के अंदर या फिर क्लोज फिगर की बात कर रहे हो। ये आपको समझ है? और उस क्लोज फिगर के अंदर अगर मैंने कोई भी दो एलिमेंट फिल कर दिए तो इसका मतलब उस क्लोज फिगर के अंदर मेरे पास जो भी एलिमेंट्स या फिर जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी डाटा लिखा हुआ है वो पेयर्स में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो एलिमेंट्स है वो दो है वहां पर, तो उसका मतलब वो पेयर्स में है। ये आपको समझ है? तो पेयर्स का मतलब तो बड़ा सिंपल सा है कि आपके सामने टू एलिमेंट्स बोल सकता हूं, टू ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं, डाटा बोल सकता हूं, वो अलग अलग बोलने के नाम है, लेकिन एलिमेंट बोलना काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये आपको समझ है? तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि आपके अब इन दोनों चीजों से बनाइए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या बना कि आपके सामने कोई भी जो दो एलिमेंट है और अगर वो दो एलिमेंट मैंने एक शुद्ध तरीके से लिख दिया, मतलब एक फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं किसी भी दो एलिमेंट्स को, तो मेरे सामने वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। ये आपको समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आपके सामने मान लीजिए कोई एक सेट है ए और आपके सामने अगली बार कोई एक सेट है बी। ये आपको समझ है? ए सेट में मान लिया मैंने कोई एक एलिमेंट है स्मॉल ए नाम का जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए में, और मैंने मान लिया मेरे पास कोई एक अनदर एलिमेंट है स्मॉल बी नाम का जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। ये भी आपको समझ आया?
तो अगर मैंने क्या करा, इस स्मॉल ए एलिमेंट को और इस वाले स्मॉल बी एलिमेंट को मैंने इस तरीके से लिखा कि यहां पर मैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, मैं दोबारा बोलूंगा जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि उस बॉक्स के अंदर, वो वाले यूनिवर्स के अंदर, वो वाला क्लोज फिगर था उसके अंदर, तो वहां पर उस वो बॉक्स या फिर क्लोज फिगर या फिर वो यूनिवर्स बोलने की जगह मैं यहां पर ब्रैकेट का यूज करूंगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर किसी चीज को लिखा जाता है और उसको आपको बंद करना है, मतलब वो आपको दिखाना है कि ये वाली क्वांटिटी आपकी अलग है, तो आप उसको ब्रैकेट से डेनोट करते हैं। ये आपको समझ है? जैसे मैं दिखाता हूं यहां पर, मान लीजिए अगर आपने यहां पर 3 और 2 लिख दिया, और अगर आप किसी भी रैंडम स्टूडेंट से आपने ये पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो 32 बोलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने 2 पर ब्रैकेट लगा दिया, तो 2 पर ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपने किसी रैंडम स्टूडेंट से पूछा, तो वो कहेगा यहाँ पर 3 इंटू में 2 लिखा हुआ है। ये आपको समझ आया? ये जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट ने क्या करा, 2 वाली क्वांटिटी को अलग डेनोट कर दिया और उसका फिर एक अलग ही मीनिंग आ गया। आप समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से अगर मैं यहां पर इस बॉक्स के अंदर या फिर इस यूनिवर्स के अंदर या फिर इस क्लोज फिगर के अंदर अगर मैं किसी भी एलिमेंट्स को लिखने वाला हूं, तो इसका मतलब ये है, यहां पर लिखने के पीछे तात्पर्य हमारा ये है कि जो जिस एलिमेंट्स को मैं यहां पे लिखूंगा वो एक अलग ही चीज को डोनेट करेंगे, उनकी नोटेशन ही पूरी की पूरी अलग होगी। ये आपको समझ आया? अब यहां पर मैंने क्या करा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास सेट के अंदर एलिमेंट थे, चाहे वो सेट ए से स्मॉल ए एलिमेंट आया हो या फिर सेट बी से मेरे पास स्मॉल बी एलिमेंट आया हो, अगर मैंने इन दोनों एलिमेंट को ए कॉमा बी की फॉर्म में लिख दिया, या आपको समझ आया, जहां पर सच दैट ए जो है बिलोंग कर जाएगा कैपिटल ए में और स्मॉल बी जो है वो बिलोंग कर जाएगा कैपिटल बी में, तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि मेरे पास जो ये ए कॉमा बी है वो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपको समझ आया? ये जो स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है ऑर्डर्ड पेयर का, कि आपके सामने कोई भी 2 एलिमेंट है और उन दोनों एलिमेंट को आपको क्या करना है, एक क्लोज फिगर में, फिगर का मतलब आपके सामने वो ब्रैकेट हो सकता है। स्मॉल ब्रैकेट यूज करने के पीछे आपका मीनिंग ये है, सबसे पहले तो 2 बात आती है कि आपने स्मॉल ब्रैकेट क्यों यूज करा। तो सबसे पहली बात जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जिस मैथमेटिशियन ने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग हमें समझाया था, उस मैथमेटिशियन ने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का यूज करा था। तो उनको ऑनर और रेस्पेक्ट देने के लिए आज तक हम लोग उसी वे पे चलते आ रहे हैं और हम लोग भी स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ कोई अनदर पर्सन है, वो मान लीजिए करली ब्रैकेट का या फिर लार्जेस्ट ब्रैकेट का, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, उसका यूज कर रहा है, तो वहां पर डाउट होगा। अगर मान लीजिए आपके सामने ये परंपरा नहीं चल रही होती कि जिस मैथमेटिशियन ने इसको दिया था हम लोग उसको ऑनर देंगे और पूरी की पूरी जिंदगी में जब तक ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में अगर कोई भी 2 एलिमेंट हमने लिखा है तो उसके बाहर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अगर ये परंपरा नहीं चल रही होती तो मान लीजिए कोई यहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी लिख के चला जाता, मान लीजिए कोई यहां पर ए कॉमा बी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के चला जाता, मान लीजिए कोई जो है वो लार्जेस्ट ब्रैकेट के अंदर लिख के चला जाता, और कोई तो लिखता ही नहीं। ऐसी भी तो चांस हो सकता है आपके पास। तो यहां पर जस्ट मान लीजिए अगर ये तरीका नहीं चल रहा होता कि हम लोग सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को इस स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में ही लिखेंगे, तो इसका मतलब कोई भी इस तरीके से लिख देता, और हमें तो अब पता ही नहीं है ना कि ऑर्डर्ड पेयर को हम इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, क्योंकि इसको लिखने का कोई एक डेफिनेट फॉर्म तो है नहीं, एक डेफिनेट वे तो है नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको ऑनर देते हैं, उनको रेस्पेक्ट दे देते हैं कि नहीं, उन्होंने जब हमारी हेल्प करी है, मैथमेटिशियंस मैथमेटिक्स में एक नई उन्होंने नया वर्क दिया है हम लोगों को, तो हम लोग उनको ऑनर देते हैं। और हमेशा तक जब तक ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट ए कॉमा बी लिखा हुआ है और हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो या फिर कोई अनदर रैंडम पर्सन हो, और अगर आपने उसको दिखा दिया कि यहाँ पर ए कॉमा बी के बाहर स्मॉल ब्रैकेट लिखा हुआ है तो उसको मुझे सीधा यही निकलेगा कि यहाँ पर आप ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हो। ये आपको समझ आया? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो कोई कुछ भी बोल देगा, हो सकता है वो यहाँ पर उसने ऐसे लिख दिया, किसी ने ऐसे लिख दिया, तो हमें फिर वहां कंफ्यूजन होगी। तो उसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग एक ही वे को फॉलो करते हैं, और उस जो वे वही वे फॉलो होगा जिस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले उसको यूज करा था, तो वो हमारे पास ये है।
तो ये आपको समझ आया। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ए कॉमा बी फिल कर दिया तो इसका मतलब वहां पर आप लोग ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो ए और बी लिखा हुआ है। यहां पर समझाने से आपकी मीनिंग ये आ सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने ए के अंदर 3-4 एलिमेंट ले लिए, लेकिन मैं उसके लिए सोच रहा हूं रफ कर दूं, तो मैं ये वाला पोर्शन रफ करूंगा, ये हमारे वर्क का नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। तो मैं ये वाला पोर्शन यहाँ पे ये नीचे वाला रफ करूंगा, देखिए ध्यान से, इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, ए के पास कुछ एलिमेंट्स ले लिए। एलिमेंट्स लेने का मतलब बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, कुछ भी ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कलर्स चूज करा, तो मान लीजिए मेरे पास एक रेड कलर है और यहाँ पर एक व्हाइट कलर है, और उसके बाद मैंने एक सेट और लिया जहां पर दूसरे वाले सेट अनदर सेट बी में मैंने फिर से कोई एलिमेंट लिए, और वो एलिमेंट मेरे पास इस तरीके से है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बैट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बॉल की बात कर रहा हूँ, और ठीक है यहाँ पर ये, या फिर विकेट्स भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग विकेट भी ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास जो सेट ए है उसमें दो एलिमेंट्स है, एक रेड और एक व्हाइट, वो आपके सामने कलर्स को डिनोट कर रहे हैं। और जो मेरे पास सेट बी है उसके पास 3 एलिमेंट है, जहां पर बैट बॉल और मैंने विकेट ले लिया, जो कि क्रिकेट के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां पर मान लीजिए मेरे को क्या करना है, जो सेट ए है और जो सेट बी है वहां पर ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं सेट ए से और सेट बी से। तो जब मेरे को सेट ए से और सेट बी से ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, इसका साफ साफ मीनिंग आता है, इस वाले प्रोसेस से आप लोग काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट मेरे पास सेट ए के पास लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए मैं सेट ए के एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे ले रहा हूं, तो मैं उसको उस एलिमेंट को फर्स्ट नंबर पे लिखूंगा, और कोई भी जनरल एलिमेंट मैं पिक करूंगा बी से और उसको मैं यहां पर सेकंड पोजीशन पे लिखूंगा, अगर मेरे पास ए से बी तक का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाया, तो आपके सामने क्या पोजीशन हो सकती है कि आप यहां से आपने मान लीजिए एक कोई रैंडम एलिमेंट, ये रेड पिक करा, ये रेड कलर आपने यहां से पिक करा, और आपने यहां से तीनों एलिमेंट्स को लिया एक एक करके। पहले आपने बैट लिया, फिर आपने बॉल लिया, और फिर आपने विकेट लिया। तो आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर कैसा बन सकता है कि रेड के अंदर आपने मान लीजिए यहां पर ये बैट ले लिया, ये समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमने रेड, तो हमारा पोजीशन फिक्स है। अब रेड के बाद हमने क्या ले लिया, यहाँ पर बॉल ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास अगला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा कि हम लोग रेड के साथ जो है वो बॉल लेके चल रहे हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बॉल है वो तो रेड कलर की होगी या तो व्हाइट कलर की होगी। सेम उसी तरीके से ये बॉल रेड व्हाइट, और सेम उसी तरीके से या तो विकेट जो होगा वो रेड कलर का होगा या फिर व्हाइट कलर का होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, कि हमारे पास रेड कलर का या तो बैट है, रेड कलर का बॉल है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो रेड कलर का बैट आ गया, रेड कलर का बॉल आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या लास्ट पोजीशन बची, सॉरी लास्ट मतलब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बची कि रेड कलर का विकेट भी तो हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर R, W भी आ गया। चलिए लिख देता हूं मैं, विकेट आ गया, मतलब R, विकेट। तो ये जो आप लिख रहे हो कि रेड, बैट, यहाँ पर रेड, बॉल, यहाँ पर रेड, विकेट, ये जो आप लिख रहे हो ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर देखिए, अभी मैं पूरा लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। अब उसके बाद रेड के साथ हमारे पास तीनों एलिमेंट कंप्लीट हो गए, हम लोग व्हाइट पर आ जाते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं ना कैसे कैसे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए से बी तक। तो व्हाइट से मान लीजिए मैंने बैट ले लिया यहाँ पर, तो मेरे पास W, B आ गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। फिर से मान लीजिए मैंने व्हाइट के साथ बॉल ले लिया, तो मेरे पास फिर से W, B आ गया, फिर से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मान लीजिए व्हाइट विकेट हो गई मेरे पास, तो यहाँ पर W आ गया, ये आपको समझ आया। अब यहाँ पर आप देखिए, जब मैं इन ऑर्डर्ड पेयर को लिख रहा था, तो जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, चाहे वो ये वाली बात हो रही हो, चाहे वो ये वाली बात हो रही हो, या फिर ये वाली जनरली कोई भी एलिमेंट्स की बात हो रही हो, चाहे वो रेड बैट हो, चाहे वो रेड बॉल हो, या फिर रेड विकेट हो, या फिर व्हाइट बैट हो, व्हाइट बॉल हो, व्हाइट विकेट हो, किसी की भी बात हो रही हो, वो सारे के सारे स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे हुए हैं। और चलिए स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे हैं, वहां से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों ने क्या एक चीज नोटिस करी कि मैं हमेशा सेट ए के एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे लिख रहा था और सेट बी के एलिमेंट को सेकंड पोजीशन पे लिख रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर ऑर्डर्ड पेयर बनाया है ए से लेकर बी तक का। ये आपको समझ आया, मैंने ए और बी तक का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है।
ए से लेकर बी तक का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, इसलिए मैंने हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ए के एलिमेंट्स को पिक करा और सेकंड पोजीशन पे मैंने बी के एलिमेंट्स को फिल करा। ये आपको समझ आया? तो ये सिंपल सा मीनिंग है। और आप ध्यान से देखिए, चाहे कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर हो, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास ए का ही है और सेकंड एलिमेंट मेरे पास बी का ही है। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए बात यहां पर ये वाली आती है कि आपने ए से लेकर बी तक बना दिया, क्या आप यहां पर बी से ए तक का बना सकते हैं? क्या आप हमें ऐसे भी तो हो सकता है कि हमारे पास बैट रेड कलर का होगा, बैट व्हाइट कलर का होगा, हमारे पास बॉल रेड कलर की होगी, बॉल व्हाइट कलर का होगा, हमारे पास विकेट जो है वो रेड कलर का होगा, विकेट जो है वो व्हाइट कलर का होगा। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो वो वाली पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन वहां पर आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप लोग वहां पर ये बोलोगे कि अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं बी से लेकर ए तक का। ये आपको समझ आया? अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं बी से लेकर ए तक का, मतलब हमारा बी से ए तक का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। पहले हम लोगों ने बी के एलिमेंट को फिल करा और बाद में हम लोगों ने ए के एलिमेंट को फिल करा। ये आपको समझ आया? आइए मैं उसे भी समझा देता हूं, लेकिन उसके लिए मैं इस वाले पोर्शन को रफ करूंगा। कर दो, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, बी से मतलब पहले मैं बी के एलिमेंट को फिल करूंगा, फिर बाद में मैं ए के एलिमेंट को फिल करूंगा, या फिर मैं कह सकता हूं मैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूं बी से ए तक का। तो यहां पर आपके सामने सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट क्या आ जाएगा, हो सकता है मेरे पास बैट या तो रेड का होगा या तो व्हाइट का होगा, तो मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बी कॉमा आर आ सकता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, फिर बी कॉमा व्हाइट आ सकता है। उसी तरीके से बॉल जो है वो दोनों कलर की हो सकती है, तो बी कॉमा आर आ सकता है, बी कॉमा व्हाइट आ सकता है। उसी तरीके से विकेट भी दोनों कलर का हो सकता है, तो डब्ल्यू कॉमा आर आ सकता है और यहाँ पर डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू आ सकता है। ये आपको समझ है? तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने सेट बी से लेकर ए तक की सारी पॉसिबिलिटीज ले ली है, जहां पर हर एक पॉसिबिलिटीज के अंदर मैंने दो एलिमेंट्स को फिल करा है, और दो एलिमेंट्स को फिल करने का मतलब है मैंने एक पेयर बना लिया है, और वो पेयर एक ऑर्डर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं एक ही फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूं, एक ही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं। मैं अपने बार बार मेथड को चेंज नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा कि सबसे पहले मैंने ए ले लिया, फिर मैंने बी ले लिया, अगली बार पहले बी लिया फिर ए लिया, मैंने ये नहीं कर रहा। अगर मैंने कोई भी एलिमेंट्स में सबसे पहले बी का एलिमेंट लिया हुआ है, बी का, तो मेरे पास अगला एलिमेंट हमेशा ए का है। यहां पर भी अगर फर्स्ट एलिमेंट बी का है तो नेक्स्ट ए का है, यहां पर भी अगर फर्स्ट बी का है तो नेक्स्ट मेरे पास ए का है। मैंने कहीं पर भी अपने मेथड को चेंज नहीं करा, और जब मैंने अपने मेथड को चेंज नहीं करा, इसका मतलब मैं एक फिक्स्ड ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, मैं एक फिक्स्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूं, और उस फॉर्मेट को फॉलो करते वक्त मैंने यहां पर जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे डबल एलिमेंट्स लिए हैं, और वो जो दो एलिमेंट्स है मेरे पास वो एक फिक्स्ड क्लोज फिगर में लिखा हुआ है। क्लोज फिगर का मतलब है फिक्स्ड एक बॉक्स में लिखा हुआ है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं ऑर्डर्ड पेयर की यहां पर बात कर रहा हूं। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग होता है। आइए अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन के बाद इस वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसका यहाँ पर नॉर्मली मीनिंग तो समझ लिया है ऑर्डर्ड पेयर का, काफी अच्छे समझा है, और अब तो हमें समझ भी आ गया है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, और डेफिनेशन कुछ ऐसे कहती है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम एनी टू सेट्स ए एंड बी। यहां पर यहां तक का मीनिंग है कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो एक एलिमेंट्स होता है, मतलब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है। आपके सामने कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि ए और बी आपके सामने कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप उन एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो यहां पर वो वही लिखा हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब एलिमेंट्स का क्या बनता है, ऑर्डर्ड पेयर बनता है। जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं और जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं, तो अगर आपने क्या करा, ए और बी के अंदर के एलिमेंट्स को पिक करा तो उनका आप ऑर्डर बना सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर पेयर किस चीज का बनता है, एलिमेंट्स का। टेकन फ्रॉम एनी टू सेट्स ए एंड बी। अब वो एलिमेंट कहां से लिए गए हैं, वो कोई भी दो सेट ए और बी से
पिक करा गया है। ये आपको समझ आया? आपके सामने मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट्स स्मॉल ए की बात करता है तो पॉसिबिलिटीज है कि स्मॉल ए कैपिटल ए से लिया गया होगा, और अगर आपके सामने मान लीजिए बगल में ही स्मॉल बी की बात कर रहा है तो आपके सामने ये पॉसिबिलिटीज है कि वो वाला स्मॉल बी आपके सामने कैपिटल बी से लिया गया होगा। तो सिंपल सा मीनिंग आपको समझ आया कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जो आप एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बना रहे हैं वो आपके सामने किसी भी दो सेट से लिया गया होगा, जहां पर सेट का नाम मैंने दे दिया ए और बी। ये आपको समझ आया? इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट, वो एक जो भी आपने एलिमेंट्स उठाया वो पेयर है, और वो पेयर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कहां लिखा हुआ है, एलिमेंट्स रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। तो वो जो आपने जो भी पेयर बनाया, मतलब आपने जो भी पेयर लिया ए और बी से, वो ए और बी कहां पे लिखा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। और कैसे लिखा हुआ है, पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आप समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। एंड ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि आपके सामने अब सेट ए में ऐसा तो नहीं है कि एक ही एलिमेंट हो, या फिर सेट बी में ऐसा तो नहीं है कि एक ही एलिमेंट हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अभी तो हम ये बात करेंगे कि मान लीजिए एक भी एलिमेंट नहीं है, तब आप क्या करोगे, ये आपको समझ है? तो आपके सामने कैसी भी, अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज की हम लोग बात करेंगे। तो आपके सामने सेट ए और सेट बी में जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर की फॉर्म में ही लिखे गए हैं। ये आपको समझ आया? पर्टिकुलर ऑर्डर बोलने का मीनिंग उसका यहां पर ये है कि वो ये कहना चाहता है कि अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर पे सेट ए का एलिमेंट रखा है तो आप सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर पे सेट ए का ही एलिमेंट फिल करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक जगह ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए का एलिमेंट्स फिल कर दिया, फिर आप अनदर टाइम्स कहीं सेट बी का एलिमेंट्स पहले फर्स्ट पोजीशन पे फिल कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको समझ आया? आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही चलना है। ये आपको समझ आया? दैट इज, इसका मतलब वो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी टाइप का होगा। ये आपको समझ आया? आपने ये जो एलिमेंट्स ए और बी लिखा है इसका ऑर्डर्ड पेयर बना दिया यहाँ पे, जहां पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो कैपिटल ए का होगा और जो सेकंड एलिमेंट बी है वो कैपिटल बी का होगा। अगर यही ऑर्डर्ड पेयर यहां पर स्मॉल बी कॉमा ए टाइप का लिखा होता तो इसका मतलब ये हो जाता कि आपका जो ये स्मॉल बी एलिमेंट है वो कैपिटल बी में बिलोंग करेगा, और जो आपका ये स्मॉल ए एलिमेंट है वो आपका कैपिटल ए में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया? तो यहां पर ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, बस दोनों में फर्क इतना सा है कि यहाँ पे आपने ए से बी तक का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है और यहाँ पर आपने बी से ए तक का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है। मतलब मैं सेट की बात कर रहा हूं, या फिर मैं एक अनदर वे में भी बोल सकता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आपने स्मॉल ए और स्मॉल बी का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है और यहाँ पर आपने स्मॉल बी और स्मॉल ए का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है। दोनों में एलिमेंट्स एक ही है, बस वो आगे पीछे लिखे हैं। तो वो आगे पीछे लिखने का जो फॉर्मेट है वही सबसे मेन कंसेप्ट है यहाँ पर, कि आपने उस चीज को एक ऑर्डर्ड की फॉर्म में, एक फॉर्मेट की फॉर्म में लिखा है। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। लास्ट टाइम आपको समरी दे रहा हूं क्या, कि मान लीजिए आपके सामने जनरली कोई भी दो एलिमेंट हैं, वो दोनों एलिमेंट किसी ना किसी दो सेट से लिए गए होंगे। वो दोनों सेट आपके पास सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों सेट आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये आप समझ रहे हैं? तो आपके पास कोई भी दो एलिमेंट हैं, वो दोनों एलिमेंट किसी ना किसी दो सेट से लिए गए होंगे। तो अगर आपने क्या करा, उन एलिमेंट्स का पेयर बनाया, पेयर बनाने का मतलब उनको ए कॉमा बी टाइप की फॉर्म में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो वो जो आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी फिल करा है वही आपका ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पर आपका स्मॉल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए में और स्मॉल बी बिलोंग करेगा आपका कैपिटल बी में। और दूसरी ही तरफ अगर आपने क्या करा है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बी कॉमा ए लिखा है, जहां पर आपका स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में और स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो वो भी आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है। बस इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे आपने ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, जबकि यहाँ नीचे की तरफ आपने बी और ए का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है। सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा बोला क्या,
फर्स्ट टाइम पे आपने ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, जबकि नीचे तरफ आपने बी और ए का ऑर्डर्ड पेयर बनाया है। तो यहां पर सिर्फ दोनों में इतना सा मीनिंग है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ए से बी तक का बना है, मतलब जो सेट ए और बी, जो मान लीजिए जो सेट आपके सामने कैपिटल ए और बी है, या फिर कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने पी और क्यू मान लिया। तो जो सेट आपके सामने पी और क्यू है, यहां पर आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर, मान लीजिए अगर ए बिलोंग करेगा पी में और बी बिलोंग करेगा क्यू में, तो यहां पर आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर पी से क्यू तक का बना है, जबकि नीचे की तरफ आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर क्यू से लेकर पी तक का बना है। तो सिर्फ दोनों में इतना सा फर्क है, बाकी ऑर्डर्ड पेयर का काफी सिंपल सा मीनिंग है। अब आइए हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर का। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा मीनिंग काफी अच्छा था और ये उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा। आगे सिर्फ करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कंसेप्ट ये वाला आता है कि जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि आपने दो एलिमेंट्स को दो सेट से पिक करा, तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अगर आप कभी भी ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो आपको दो सेट ए और बी की जरूरत पड़ेगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप यहाँ पर इटसेल्फ वाला, इटसेल्फ मतलब समझते हैं ना कि खुद का खुद से, तो यहां पर आप चाहें तो इटसेल्फ वाला ऑर्डर्ड पेयर भी बना सकते हैं। इटसेल्फ वाला ऑर्डर्ड पेयर बनाने का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपके सामने मान लीजिए कोई सेट ए लिखा हुआ है और आपने अनदर टाइम किसी सेट बी की जगह आपने वही सेम टू सेम सेट ए को पिक कर लिया। आप समझ रहे हैं मैंने क्या करा? मैंने यहां पर सेट बी ना लेने की वजह से मैंने क्या करा, सेट बी को ए से रिप्लेस कर दिया। तो यहां पर जो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे भी सेट ए लिखा हुआ है और मेरे पास यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे भी सेट ए लिखा हुआ है, और ये तो बड़ी सिंपल सा मीनिंग है। मान लीजिए मैंने मान लिया कि कोई एक स्मॉल ए एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो मेरे सामने किस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? सिंपल सा मीनिंग है, फर्स्ट टाइम पे भी पोजीशन ए है, सेकंड पोजीशन पे भी ए रखा हुआ है, तो मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो स्मॉल ए कॉमा स्मॉल ए टाइप का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जब सेट ए रखा हुआ है तो इसका मतलब सेट ए में तो स्मॉल ए टाइप के एलिमेंट है, तो मैंने यहां पर वो स्मॉल ए फिक्स यहां पर कर दिया। और सेकंड पोजीशन पे भी मेरे पास सेट ए ही रखा हुआ है और सेट ए के अंदर स्मॉल ए टाइप के एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने यहां पर सेकंड पोजीशन के अंदर भी सेट ए वाले एलिमेंट को फिल कर दिया। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपने यहां पर दो सेट ना लेने की वजह से आपने कोई एक ही सेट लिया और आप एक ही सेट का उसी सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बनाना चाहते हैं, तो जब आप यहां पर उसी सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब यहां पर यह है कि आपके सामने जो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखे हुए होंगे वो दोनों के दोनों सेम टू सेम होंगे, क्योंकि आपके पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स सेम टू सेम है। ये आप समझ रहे हैं? इनडायरेक्टली हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए के पास यहां पर 1,2,3 लिखा हुआ है, ये आप समझ रहे हैं, और फिर से मैंने क्या करा, ए के पास यहां पर 1,2,3 लिखा, तो यहां पर मैंने ए के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट ए लिया था, इसलिए यहां पर a, लिखा। यहां पर मैंने तीन एलिमेंट लिए हैं, क्योंकि एक मतलब जो सेट है उसके पास 3 एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिकली इसके पास भी 3 एलिमेंट होंगे, तो आपके पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। मान लीजिए आप ए से लेकर ए तक का ही ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस वाले एलिमेंट्स 1 के साथ 1 भी पिक करेंगे, 2 भी पिक करेंगे और 3 भी पिक करेंगे। तो आपके साथ यहाँ पर 1,1 आ गया, 1,2 आ गया, 1,3 आ गया। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से आप इस वाले एलिमेंट 2 के साथ फिर से तीनों एलिमेंट्स को पिक करोगे, तो यहां पर आपके पास 2,1 आ गया, फिर से 2,2 आ गया, लास्ट टाइम फिर से 2,3 आ गया, फिर से वही इस एलिमेंट 3 के साथ फिर से तीनों एलिमेंट को पिक करोगे, तो यहां पर आपके पास 3,1 आ गया, फिर से यहां पर 3,2 आ गया, लास्ट टाइम फिर से 3,3 आ गया। ये आप समझ रहे हो? तो आपके सामने ये सारे के सारे सेम टू सेम ऑर्डर्ड पेयर बनते चले जाएंगे। यहां पर चाहे एलिमेंट 1 लिखा हो कहीं पर भी, चाहे एलिमेंट 2 लिखा हो कहीं पर भी, या फिर चाहे कहीं एलिमेंट 3 लिखा हुआ हो फर्स्ट पोजीशन पे, वो सारे के सारे सेट ए से लिए गए हैं, जबकि सेकंड पोजीशन पे आने वाले सारे के सारे एलिमेंट भी सेट ए से ही लिए गए हैं। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग होता है जब मैं इटसेल्फ वाली कंडीशन की बात करूंगा। और ये तो आपको समझ आ गया कि अगर उस सेट के अंदर मान लीजिए 2, 3, 4 एलिमेंट है तो आप इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनके, और अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए,
उसके अलावा कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ए सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट होने का मतलब उसके अलावा ए के पास कोई और भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, वो ए कॉमा ए होगा। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई एक सेट ए तो दिया हुआ है, लेकिन अनदर टाइम आपके पास कोई भी सेट नहीं दिया हुआ। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए सेट ए की बात तो वो कर रहा है, लेकिन अनदर टाइम जो उसने यहां पर सेट बी दिया हुआ है उसके पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये एक एम्प्टी सेट है। ये आपको समझ आया? मैं लिख देता हूं यहां पर, जो मेरा बी है वो एक एम्प्टी सेट है, इसका मतलब इसके पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और आप जानते हैं एम्प्टी सेट का सिंबल फाई होता है, तो मैं यहां पर बी को फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरे को क्या करना है, ए से और फाई तक का जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो बनाने हैं यहां पर, मतलब मेरे को ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं सेट ए और सेट फाई के। जो जो पॉसिबिलिटीज है वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर यहां पर मुझे लिखने हैं। कोई क्वेश्चन में उसने बोला कि फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आप समझ रहे हैं? तो अब देखिए, सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट हो, मान लीजिए मैंने एलिमेंट मान लिया स्मॉल ए, ये आपको समझ आए? जो भी एलिमेंट है मैंने उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और सेट बी के पास तो फाई है, सेट बी तो एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन फाई होता है, तो उसके पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बी तो मेरा पूरे के पूरे तरीके से खाली सेट है, मतलब एम्प्टी है, तो उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। और ए के पास एक एलिमेंट है मेरा स्मॉल ए, और आपको यहां पर बनाना है ऑर्डर्ड पेयर। अब ध्यान से देखिएगा कि जब आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने का ये मतलब है कि आप जब ऑर्डर्ड पेयर किस चीज का बनता है, किसी भी दो एलिमेंट्स का। अगर आपने उन दोनों एलिमेंट्स को पेयर बना लिया, मतलब कॉमा की फॉर्म में सेपरेट करके उन्हें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो वो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। लेकिन यहां पर आपको दो एलिमेंट्स दिया ही नहीं है। मान लीजिए आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखना भी चाहा तो आपको सेट ए से स्मॉल ए एलिमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन सेट बी से कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। आपके पास सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, जबकि अनदर सेट से कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा। तो आप सिर्फ एक एलिमेंट से ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि एक एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाने का मीनिंग ही अलग हो जाएगा। क्योंकि जनरली ऑर्डर्ड पेयर में पेयर नाम का वर्ड छिपा हुआ है, और पेयर का मतलब ही होता है कि आपको दो एलिमेंट्स चाहिए, वहां पर वो जोड़े की बात कर रहा है। तो यहां पर आपके सामने सिर्फ एक एलिमेंट दिया है, तो एक एलिमेंट के दम पे आप लोग यहां पर ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सेकंड सेट है बी, वो सेट आपके पास एम्प्टी है, उसके पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और ऑर्डर्ड पेयर बनाने की सबसे मेन पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास आप जिस चीज का भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो वो दो एलिमेंट्स का बनता है, जबकि यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट ए दिया हुआ है, अनदर सेट के पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये आपको समझ आए? तो ये एक और प्रॉपर्टी थी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर अपना ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो गए तो वहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर a, b टाइप का लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे सामने मान लीजिए कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर b, a टाइप का लिखा है। तो अगर मेरे पास ये वाला ऑर्डर्ड पेयर a, b जो है वो इक्वल होगा ऑर्डर्ड पेयर b, a टाइप के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे आपस में इक्वल रखना होगा। क्योंकि हमें देखना है कि अगर हमारे सामने कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो गए तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। आप समझ रहे हैं? अब यहां पर सबसे पहले समझिए कि यहां पर a लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, जबकि यहां पर सेकंड पोजीशन पे b लिखा है। उसी तरीके से यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे b लिखा है और यहां पर सेकंड पोजीशन पे a लिखा है। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होगा जब मैं एक अनदर ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, जहां पर मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे भी a लिखा हो और सेकंड पोजीशन पे b लिखा हो, तभी मेरे पास ये वाला a, b जो होगा वो इक्वल हो पाएगा। तो यहां पर a, b इक्वल तभी हो पाया जब यहां पर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि आपके जो पोजीशंस पे एलिमेंट है, पोजीशंस का मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे जो पोजीशंस पे एलिमेंट है अगर वो भी इक्वल हो।
तो यहां पर आप लोग देखिए कि जो ये वाला एलिमेंट ए है वो इस एलिमेंट ए के इक्वल है, और जो ये वाला एलिमेंट बी है वो इस एलिमेंट बी के इक्वल है, तभी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो पाया। तो यहां पर समझाने वाली बात ये आती है कि आपके सामने कोई भी दो रैंडम ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने का मतलब कि जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट रखा है वो फर्स्ट पोजीशन वाले के इक्वल हो, और जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट रखा है वो सेकंड वाले के इक्वल हो। तो आपके सामने यहां फर्स्ट पोजीशन पे ए रखा है और यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे बी रखा है, तो आपके सामने ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होगा? जब आपके सामने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट पोजीशन ए जो होगा वो बराबर हो जाए बी के, और जो सेकंड एलिमेंट पे यहाँ बी रखा है और जो यहाँ पर ए रखा है वहां से आपका बी बराबर हो जाए ए के। ये आपको समझ आया? तो अगर आपका ए बराबर बी हो जाता है, क्योंकि दोनों रिजल्ट से हमें एक ही कंसेप्ट मिलने वाला है कि अगर हमारा ए बराबर बी हो जाता है तो हमारे पास ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर x, y टाइप का है और यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर p, q टाइप का है, तो ये दोनों आपस में बराबर तभी होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होने का मतलब जो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे x रखा है वो वाला एलिमेंट मेरे पास इस फर्स्ट पोजीशन के p के इक्वल हो जाए। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, मैं पोजीशंस की बात कर रहा हूं, पोजीशंस का मतलब वही फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, जो पोजीशंस चल रही हैं, कोई भी n नंबर ऑफ पोजीशन वो आपस में यहाँ पर इक्वल हो। तो यहाँ पर मेरे पास x जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन वाला इस वाले फर्स्ट पोजीशन के इक्वल होगा, तो यहां से मुझे रिजल्ट मिलता है कि जो मेरा x होगा वो p के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ सेकंड वाले से जो ये मेरे पास y लिखा हुआ है वो यहाँ पर मेरे पास q लिखा हुआ है, तो सेकंड वाले से मुझे रिजल्ट मिलता है कि जो मेरा y होगा वो q के इक्वल होगा। तो अगर x जो है वो p के इक्वल हो जाए और y जो है वो q के इक्वल हो जाए तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर x, y और ये जो p, q है वो दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ये समझ है आपको? तो ये यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल वाला कंसेप्ट था, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर्ड पेयर वाला टॉपिक पूरे तरीके से खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात होगी, तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं और इसे रफ करते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टॉपिक समझते हैं। बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर काफी अच्छे से समझ आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टॉपिक है ये काफी ज्यादा आसान बन जाता है क्योंकि इसमें सारी की सारी बात ऑर्डर्ड पेयर वाली होगी। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसका मतलब है कि आपके सामने अगर हम नाम से इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके सामने सेट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा सेट्स होंगे और आप उन दो या दो से ज्यादा सेट्स की प्रोडक्ट करके उनका कुछ कार्टेशियन वगैरह कुछ ऐसा मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं सेट्स की। इसका मतलब ये कह सकते हो इनडायरेक्टली आपके सामने जो सेट्स होंगे आप उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे। तो यही मीनिंग हमें यहाँ समझना है कि जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो यही बातें होंगी। लेकिन ये बात तो हमारे सामने कंफर्म है कि वो यहाँ पर सेट्स की बात कर रहा है, ये आप समझ रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो सेट है, मैंने मान लिया एक सेट ए और जनरली आपके सामने कोई अनदर सेट है यहाँ पर बी। अब और ये दोनों के दोनों सेट मेन कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी है। यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है ए और बी की, कि आपके सामने जो भी ए और बी सेट लिखा हुआ है वो नॉन एम्प्टी है। और नॉन एम्प्टी क्यों है इसका मीनिंग जस्ट अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए आपके सामने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी, आप समझ रहे हैं। तो क्या होगा कि आपके सामने ए से लेकर बी तक के, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ए से लेकर बी तक के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं, अगर मैंने उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को बना के उनका एक सेट बना लिया, आप दोबारा समझिएगा कि मेरे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट था, एक सेट ए और एक सेट बी।
तो ए से लेकर बी तक के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं, अगर मैंने उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को बना के उनका एक सेट बना दिया, आप समझ रहे हो, मतलब मैंने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने थे उनको एक जगह कलेक्ट करा और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिल कर दिया, तो मेरे पास जो भी चीज आएगा उसी को मैं कहूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहां पर ये सेट हो रहे हैं तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये आपको समझ आया? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि आपके सामने जनरली अगर कोई भी, लास्ट टाइम समरी दे रहा हूं, आपके सामने कोई भी मान लीजिए जनरली दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ जो है वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए अगर वो दोनों के दोनों सेट आपके एम्प्टी हो जाते, तो एम्प्टी होने का मतलब यहां पर हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। और अभी अभी हम लोग समझ के आए हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनाते वक्त कोई भी एक सेट पूरी तरीके से एम्प्टी हो गया, इसका मतलब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर को बनाते वक्त हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि यहां पर एक सेट तो हमारे पास पूरी की पूरी तरीके से एम्प्टी है, उसके पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये आप समझ रहे हैं? सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास एक ही सेट के पास एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके आप कंट्रीब्यूशन पे आप पूरे तरीके से ये कह सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको दूसरे सेट के एलिमेंट्स की जरूरत चाहिए और दूसरे सेट के पास तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये आपको समझ है? तो इसलिए क्या करा है हम लोगों ने यहाँ पर जानबूझ के नॉन एम्प्टी सेट लिया है और पहले ही बोला है कि वो जो ए और बी सेट है नॉन एम्प्टी होने का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ताकि हमें बाद में ऑर्डर्ड पेयर बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो यहां पर जो भी आपके सामने दो सेट थे ए और बी नॉन एम्प्टी, तो ए से लेकर बी तक के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं, अगर आपने उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को बना के उनका एक सेट बना दिया, आप समझ रहे हैं, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करके आपने उनका एक सेट बना दिया, तो वो आपके सामने होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटीज आपके सामने ये है कि आप जरूरी नहीं है ए से बी तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए से बी तक के सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट लो। ऐसा भी हो सकता है कि आप बी से लेकर ए तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ। इसका मतलब आपके सामने नेक्स्ट टाइम पे फर्स्ट पोजीशन पे सेट बी होगा और सेकंड पोजीशन पे आपके पास सेट ए होगा। ये आप समझ रहे हो? फिर आप क्या करोगे? अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि बी और ए दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं, ये तो हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं। तो अगली टाइम क्या होगा कि जब आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे सेट बी होगा और सेकंड पोजीशन पे आपके पास सेट ए होगा, तो इसका मीनिंग ये है कि जब आप बी से लेकर ए तक का ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, आप समझ रहे हो, जब आप बी से लेकर ए तक के सारे ऑर्डर्ड पेयर को बना के उनको एक जगह कलेक्ट करके उसका एक सेट बना दोगे, मतलब आपके सामने मान लीजिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर बने, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने, आपने क्या करा, उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को एक सेट के अंदर रख दिया। सेट के अंदर रखने का मतलब उसको एक कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर दिया और सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग कॉमा से सेपरेट हो गए, तो वो आपके सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। कहां से कहां तक का? बी से लेकर ए तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाल दिया। सिंपल सा मीनिंग है, आप चाहे जिस सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, आप उसकी चाहे किसी तरीके से भी उनको रिप्लेस कर दो, मतलब ए को बी से रिप्लेस करो, बी को ए से रिप्लेस करो, उसमें सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैंने रिप्लेस कर दिया किसी भी सेट को इधर से उधर, तो आपको काफी अच्छे से बनाना आता है, क्योंकि हम लोग अभी पूरा वही पढ़ के आए हैं। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सा मीनिंग है कि दो सेट्स में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का अगर हमने कलेक्शन कर लिया, तो वो कलेक्शन ही हमारे पास क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ये आपको समझ आया? अच्छा, यहां पर हम लोग इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान इसका सिंबल है, इसके नाम में ही मीनिंग लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आप यहां पर मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो आप यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं ए का और बी का। तो जब आप यहां पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप यहां पर देखिए कार्टेशियन में प्रोडक्ट नाम का एक वर्ड लिखा हुआ है, मतलब आप यहां पर सेट ए और सेट बी का प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। तो उसी के बेस पे जो इसका सिंबल है वो कुछ इस तरीके से आता है
कि आपने बात तो करी ए और बी की, आप यहां पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो वहां पर एक जो वर्ड आपका प्रोडक्ट हाइड हुआ है, तो वो प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस होता है, हम लोग बचपन से जानते हैं। तो आपके सामने इसका सिंबल जो होगा वो ए क्रॉस बी टाइप का हो जाएगा, ये समझ आया। और जब आपने बी से लेकर ए तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, तो आपके पास जो सिंबल है वो बी क्रॉस ए टाइप का हो जाएगा, ये भी आपको समझ आया। आगे बढ़े, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, फिर इस वाले टॉपिक को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। ये आपको समझ आए, इसे रफ कर दें, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ पर क्या कहता है कि गिवन एनी टू नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q। इसका मतलब आपके सामने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होगा, यहां पर साफ साफ उसने पहले ही लिख दिया, क्योंकि अभी हम लोगों ने आपको बताया कि अगर वो सेट आपके सामने एम्प्टी हो जाएगा, तो एम्प्टी होने का मतलब आप वहां पे पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि पेयर बनाने के लिए आपको दो एलिमेंट्स की नीड चाहिए, और यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये आप समझ रहे हैं। तो इसलिए आपके सामने वो जो सेट लिखा हुआ है वो एक नॉन एम्प्टी है, तो उस सेट का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो यहां पर वो नाम दिया हुआ है P और Q। तो गिवन एनी टू नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। यहां का मतलब इसके आगे लिखा हुआ है कि इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, कि जो P से लेकर Q तक का आपका सेट है, उसके एलिमेंट्स का क्या करा मैंने, सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर बना लिया। और यहां पर लिखा भी हुआ है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कि उन सारे के सारे उन ऑल ऑर्डर्ड पेयर का मैंने सेट बना लिया। किस चीज का सेट बना है कि जो आपके पास किस चीज का सेट बना है कि जो आपके पास सेट P और Q था, मैंने क्या करा, जो आपके सामने सेट P और Q था, मैंने क्या करा, उन P और Q के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाया, सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर बनाया और उसका एक सेट बना लिया। ये आपको समझ आया। तो यही तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि आपके सामने अगर जनरली कोई भी दो सेट दिया हुआ है, तो उस दो सेट के एलिमेंट्स के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आप समझ रहे हो, जो आपके सामने कोई भी दो सेट दिया हुआ है, उन दोनों सेट के एलिमेंट्स के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अच्छा, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का बनता है, समझ रहे, मैंने बताया आपको काफी अच्छे से। तो क्या बता रहा था, हाँ, तो आपके सामने उन दोनों सेट के एलिमेंट्स से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, क्योंकि सेट का मीनिंग ही होता है कलेक्शन, तो आप उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का अगर कलेक्शन कर लेंगे तो वो आपके सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। यहां लिखा हुआ है दैट इज P क्रॉस Q। P क्रॉस Q इसका सिंबल है, और P क्रॉस Q यहां पर सबसे मेन पोजीशन ये बताता है कि अगर आपके सामने फर्स्ट पोजीशन पे सेट P की बात हो रही है और सेकंड पोजीशन पे आपके सामने सेट Q की बात हो रही है, इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे सेट P लिखा हुआ है, तो अंदर आने वाले ऑर्डर्ड पेयर में भी फर्स्ट पोजीशन पे सेट P का एलिमेंट होगा, और अगर सेकंड पोजीशन पे सेट Q लिखा हुआ है, तो अंदर आने वाले ऑर्डर्ड पेयर में भी सेकंड पोजीशन पे आपके सामने Q का एलिमेंट ही रखा होगा। ये आपको समझ आया। तो और प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट करवाना चाह रहे हो, तो आपके सामने क्या आ गया, P क्रॉस Q। ये आपको समझ आया। तो P क्रॉस Q के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होगा, स्मॉल ब्रैकेट ऑफ P कॉमा Q, जहां पर P बिलोंग करेगा कैपिटल P में और Q बिलोंग करेगा आपका कैपिटल Q में। तो ये आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, किस चीज का, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, किस चीज का, P और Q के एलिमेंट्स का। ये आपको समझ आया। या फिर जनरली P और Q बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोलना नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को ये चीज पता ही है कि जब हम लोग सेट की बात कर रहे हैं, तो सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स ही रखे होंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स वर्ड बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। आप लोग चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि आप लोग अगर सेट P और Q की बात ही कर दोगे, तो ये सामने वाला जो भी आपके सामने पर्सन है, वो इस चीज को काफी अच्छे से जानता है कि अगर वो सेट की बात कर रहा है, तो सेट की बात करने का मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स ही रखे हैं। तो एलिमेंट्स बोलो नहीं बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका डेफिनेशन था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आइए इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, उन्हें बात कर लेते हैं, फिर इस वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसे रफ कर दें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली आती है
कि मान लीजिए आपने क्या करा, कोई भी दो सेट P कॉमा Q लिए और वहां पर P क्रॉस Q बनाया। P क्रॉस Q मतलब P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, और P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद आपके पास सेट के अंदर सारे के सारे स्मॉल p कॉमा स्मॉल q टाइप के एलिमेंट आ गए, जहां पर आपका जो स्मॉल p है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल P में, और आपका जो स्मॉल q है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल Q में। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपके सामने P क्रॉस Q पॉसिबल है मतलब आपके सामने जब आपने P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया तो आपके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल गए, कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स रखे होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रखे होते हैं। जो मैंने अभी लाइन बोली यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लाइन है कि आपके सामने कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बना हुआ है तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट्स रखे होंगे तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक ऑर्डर्ड फॉर्म की ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे हुए होंगे। ये आपको समझ आया? तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी P से लेकर Q तक के, दोबारा रिपीट करूंगा सॉरी, मान लीजिए आपके सामने P से लेकर Q तक के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल था, उसके ऑर्डर्ड सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन लेना पॉसिबल था, तो आपके सामने हमेशा Q से लेकर P तक का भी ऑर्डर्ड पेयर बनाना पॉसिबल होगा। वहां पर भी सारे Q और P के एलिमेंट्स का Q और P के ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन लेना भी पॉसिबल होगा। अगर आपके सामने कहीं पर भी A से लेकर B तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है तो उसी सेट में आपका B से लेकर A तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बन सकता है। बस कंडीशन है, सामने वाला पूछ रहा है तो बना दो, नहीं पूछ रहा तो मत बनाओ। लेकिन बस कहने वाली बात यहां पर यह है कि अगर कहीं पर भी A से लेकर B तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने, मतलब A से लेकर B तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, करी जा सकता है, तो आपके सामने B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। यहां पर अपोजिट जो है कॉम्यूटेटिव वर्जन जो है वो भी चलता है। अब यहां पर मान लीजिए P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों का दोनों बनाया जा सकता है, दोनों के दोनों एलिमेंट्स को बनाना पॉसिबल है अगर, तो यहां पर ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि P क्रॉस Q जो है वो बराबर होगा आपका Q क्रॉस P के। वो कभी भी P क्रॉस Q जो है वो Q क्रॉस P के बराबर नहीं होगा। आपको समझ आया? आपके सामने कोई भी दो सेट थे P और Q, आपने उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया तो आपके सामने P क्रॉस Q बन गया और अनदर साइड आपके सामने Q क्रॉस P बन गया, तो वो दोनों के दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर वो बराबर नहीं होंगे तो मुझे बताओ कि कब नहीं होंगे और कब बराबर होंगे, ये पोजीशन बताओ। तो यहां पे आपके सामने जनरली, अगर जनरली कोई बात करेगा तो जनरली बात करते वक्त P क्रॉस Q और Q क्रॉस P जो है वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ये आपको समझ आया? वो आपस में बराबर तभी होंगे, मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि वो आपस में बराबर कब होंगे, तो यहां पर आपके सामने हो जाएगा कि P क्रॉस Q जो है वो बराबर कब होगा Q क्रॉस P के, मैं ये यहां पर देखना चाहता हूं। तो P क्रॉस Q के अंदर यहां पर P कॉमा Q टाइप के एलिमेंट होंगे, उसी तरीके से Q क्रॉस P के अंदर यहां पर Q कॉमा P टाइप के एलिमेंट होंगे। अब यहां पर जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ रहे थे तो ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ते वक्त हम लोगों ने ये चीज काफी अच्छे से देखा था कि अगर आपके सामने जनरली कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, आपके सामने जनरली कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, तो हम लोगों ने वहां पर ये देखा था कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ जो आपके पास पोजीशंस हैं वो भी इक्वल होंगी। मतलब आपके पास जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, जो आपके सामने यहाँ सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट्स के इक्वल होगा। क्योंकि अगर आपके सामने जनरली कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने इक्वल है तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है उनकी पोजीशंस की बात कर रहा है, तो पोजीशंस मतलब आपके सामने जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वो इस वाले फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट्स के इक्वल होगा, और जो यहाँ पर आपके सामने सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है वो इस वाले सेकंड पोजीशन एलिमेंट्स के इक्वल होगा। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से आपको मिला कि P जो होगा वो बराबर हो जाएगा Q के, तो आपको रिजल्ट P इज इक्वल टू Q मिल गया। और अनदर साइड आपके सामने यहाँ Q लिखा हुआ है और यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो आपके सामने Q इज इक्वल टू P आ गया। दोनों से एक ही बात है कि आपका जो P और Q है वो दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आपको समझ आया?
तो यहां पे आपके सामने बात ये आती है कि जब P और Q बराबर होंगे तो ये जो स्मॉल p है वो बिलोंग कर रहा था कैपिटल P में, जो ये स्मॉल q है वो बिलोंग कर रहा था कैपिटल Q में। तो क्या आपका P और Q भी बराबर होगा? हाँ, आपका P और Q जो है वो भी आपस में बराबर होगा। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सा मीनिंग था कि अगर आपके सामने कोई भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर होने का मतलब उनके जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी बराबर होंगे, और ऑर्डर्ड पेयर बराबर होने का मतलब जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमें जो भी रिजल्ट मिलता है हम लोग वो वहां पे रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने P और Q जो है वो आपस में इक्वल मिल गया। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। आइए अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अब यहां पर आपके सामने अगली प्रॉपर्टी ये वाली आती है कि जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि P और Q जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन क्या हो कि अगर मैंने कोई भी एक सेट एम्प्टी ले लिया। एम्प्टी लेने का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आइदर P इज एम्प्टी, या तो मैं इसकी बात करता हूं, या फिर मेरे पास और Q इज एम्प्टी, या तो मेरे पास P एम्प्टी है या तो मेरे पास Q एम्प्टी है। मान लीजिए मैंने कोई सा भी एक सेट जो है वो एम्प्टी मान लिया। जनरली मान लीजिए समझाने के लिए मैंने P को एम्प्टी मान लिया, तो आपके पास P मतलब क्या हो जाएगा? जब P एक एम्प्टी है तो मतलब P फाई के बराबर है, और आप जानते हैं फाई के पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। Q आपके पास कोई भी एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स स्मॉल q टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये आपको समझ आया? मतलब स्मॉल q जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल Q में, और आप यहां पर बनाना चाहते हैं P से लेकर P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने का मतलब आप P और Q में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का आप कलेक्शन करने वाले हो। लेकिन यहां पर देखिए बात ये आ जाती है कि P के पास तो कोई एलिमेंट बना ही नहीं है, आपके पास P के पास तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, Q के पास एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है स्मॉल q टाइप का। तो जब P के पास कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। और जब आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये सेट पूरी की पूरी तरीके से खाली रह जाएगा। ये आपको समझ आया? और आप जानते हैं कि अगर कोई भी सेट पूरी की पूरी तरीके से खाली है, इसका मतलब वो फाई है, वो एम्प्टी है। तो समझाने वाली बात यहां पर ये हो गई कि अगर या तो P एम्प्टी हो या तो मेरे पास Q एम्प्टी हो, मतलब मैं जिन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा हूं अगर उन दोनों में से कोई भी एक, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एक एम्प्टी हो गया तो इसका साफ साफ मीनिंग है कि जो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा चाहे वो P क्रॉस Q हो चाहे वो Q क्रॉस P हो, क्योंकि अगर आप Q से P तक का बनाएंगे तब भी आपके पास कोई भी सेट के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके सामने जनरली कोई भी एक सेट जो है वो एम्प्टी है, तो आपके सामने जब आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे आप वहां पे P क्रॉस Q की बात कर रहे हो चाहे आप वहां पे Q क्रॉस P की बात कर रहे हो, दोनों की दोनों कंडीशन में आपके पास जो सेट बनेगा, आपके सामने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो एक एम्प्टी हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो कंक्लूजन यहां से ये निकल कर आता है कि इफ आइदर P इज एम्प्टी और Q इज एम्प्टी देन P क्रॉस Q इज एम्प्टी। तो P क्रॉस Q जो है वो आपका डेफिनेटली एम्प्टी होगा। बस कंडीशन में क्या चाहिए कि या तो किसी तरीके से P एम्प्टी हो जाए या तो किसी तरीके से Q एम्प्टी हो जाए। ये आपको समझ आया? अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी हो गया तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेटली एम्प्टी होगा, क्योंकि वहां पर ऑर्डर्ड पेयर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको समझ आया? और इसका कहते हैं ना अपोजिट वर्जन, वो भी कंडीशन सही होगी कि अगर आपके पास P क्रॉस Q जो है एम्प्टी है, P क्रॉस Q एम्प्टी तभी बना होगा, इसको सोचिए, आपके सामने अगर P क्रॉस Q जो है एम्प्टी है, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट P और Q का कुछ भी नहीं मिला, एम्प्टी मिल गया। इसका साफ साफ मतलब है कि जब आप यहां पर आपने P और Q के बीच में उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाने की पॉसिबिलिटीज करी, आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहा तो आपको कुछ भी नहीं मिला। यहां पर इसका मतलब यही है। तो आपके सामने जब P और Q के बीच में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसका मतलब एक ही बात आती है कि या तो मेरे पास P एम्प्टी रहा होगा या तो मेरे पास Q एम्प्टी रहा होगा। क्योंकि अगर दोनों के पास भी कम से कम एक एलिमेंट होता तो मेरे पास कम से कम एक ऑर्डर्ड पेयर तो बन जाता, लेकिन यहां पर मेरे पास P के पास भी कोई
P के जो P क्रॉस Q था वो एम्प्टी हो गया, इसका मतलब या तो P के पास जो P सेट है वो एम्प्टी रहा होगा या तो मेरे पास जो सेट Q है वो एम्प्टी रहा होगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर इसका अपोजिट वर्जन था, वो भी आपके सामने कंडीशन सही है। समझ आया? इसे रफ कर दें, ठीक है। अच्छा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके लिए कोई नया नहीं है। आप लोगों ने अपनी लोअर्स क्लासेस सॉरी आप लोगों ने अपनी लोअर्स क्लासेस में, चाहे वो 9th क्लास हो या फिर 10th क्लास हो, वहां पर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। जिस तरीके से हम लोग मान लीजिए कोई भी ग्राफ बनाते हैं, अगर हम लोग कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर ये बात करते थे कि मान लीजिए ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस है। यह तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पे y एक्सिस है। अब ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है वो रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट होने का मतलब इस x पे सारे के सारे रियल नंबर फिल है और इस y पे भी सारे के सारे रियल नंबर फिल है। क्या आपको समझ आया? ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन का मतलब 0,0 बोलते हैं जिसे, ये आप समझ रहे हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि अब सारे के सारे रियल नंबर्स को लिखना तो इस सेट पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नेचुरल नंबर लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। तो मैंने क्या करा, मान लीजिए यहाँ पर 0 फिल करा, यहाँ पर 1 फिल करा, यहाँ पे 2 करा, यहाँ पे 3 करा, बाकी भी इसी तरीके से होंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2, सेम y की तरफ +1 +2 +3 और ओरिजिन से नीचे की तरफ -1 -2 और -3। ये आपको समझ आएगा क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं तो उन्हें तो लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने क्या करा कि कुछ नेचुरल नंबर ले लिए और उन नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग आपको पूरा का पूरा ये ग्राफ समझा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्या करते थे कि यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों ने ये वाला पॉइंट कवर करा, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कवर करने का मतलब है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये x वाली डिस्टेंस कवर करी होगी 1 यूनिट की, उसके बाद आप लोगों ने ये y वाली डिस्टेंस कवर करी होगी यहाँ पर ये 1 यूनिट की। तो आपके पास ये जो पॉइंट है वो 1,1 आ गया था। ये आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से आप लोगों ने जब ये वाली डिस्टेंस कवर करी होगी तो 2, ये वाली करी होगी तो 1, तो आपके सामने ये 2,1 आ गया था। उसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस आपने कवर करी होगी तो 3, यहां पर ऊपर की तरफ कवर करा होगा तो 1, तो ये 3,1 आ गया था। सेम उसी तरीके से ये आपके सामने 1, ये 2, तो 1,2 आ गया था, ये आपका 2,2 आ गया था। और इसी तरीके से आपके सामने बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल थे। तो जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, अगर आपने उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को बना के उसका एक सेट ले लिया, ये आप समझ रहे हैं, तो आपके सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वही तो बात है यहाँ पर, इस वाली चीज को आप कार्टेशियन ग्राफ ही तो बोलते हो। मतलब यहाँ पर आपके सामने जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए जनरली मैंने कोई भी एलिमेंट यहाँ पर x पिक करा और y की तरफ कोई भी एलिमेंट मैंने y पिक करा, तो ये वाला एलिमेंट्स आपके सामने x, y हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। और ये रियल लाइन मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, अगर मैंने उन सारे के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन कर लिया तो ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफ होता है। ये आपको समझ आया? अगर आपको मान लीजिए कोई भी चीज ग्राफ के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, आप मान लीजिए किसी भी साइड के ऊपर बात कर रहे हैं और आप उसको ग्राफ की तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप उसको इस वे में रिप्रेजेंट करोगे। आइए मैं समझा देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल लेके। देखिए एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हमने अभी यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि मेरे पास कोई एक सेट A है और उस सेट के पास कुछ इस तरीके के एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं रेड, ले लेते हैं यहाँ पर रेड, और यहाँ पर मान लीजिए व्हाइट ले लेते हैं। और आपके सामने मान लीजिए मैंने कोई अनदर सेट B लिया और B के पास मेरे पास मान लीजिए पैंट है और यहाँ पर मान लीजिए कोई शर्ट है। ये आपको समझ है? अब यहाँ पर देखिए कि आपके सामने क्या करना है, A से B तक के जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनने का मतलब आप यहाँ पर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को बना के उनका कलेक्शन लेना चाहते हो। इनडायरेक्टली आपने एक स्मॉल वर्ड में कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर दी।
तो आपने यहाँ पर जब ए से लेकर बी तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया होगा तो यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। ऑर्डर्ड पेयर लेने का मतलब रेड के साथ पैंट भी जाएगा और ये वाले रेड के साथ आपका शर्ट भी जाएगा। तो आपके सामने सबसे पहले हमने रेड को पिक करा और रेड कलर की पैंट भी हो सकती है, रेड कलर का शर्ट भी हो सकता है। तो हमारे सामने रेड कॉमा पैंट आ गया, सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर ये बना। अगला ऑर्डर्ड पेयर हमारे सामने रेड कॉमा शर्ट हो गया। उसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर हमारे सामने यहाँ पर व्हाइट कॉमा पैंट हो गया, व्हाइट कॉमा पैंट हो गया। फिर उसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर हमारे सामने व्हाइट कॉमा शर्ट हो गया, व्हाइट कॉमा शर्ट हो गया। तो हमारे सामने ये 4 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। हमने चारों ऑर्डर्ड पेयर बना लिए और यहाँ पर उसका एक सेट बना लिया। तो ये हमारे सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट था। अगर हम लोग ए से लेकर बी तक बनाना चाहते हैं तो वही सेम पोजीशन, अगर हम लोग बी से ए तक बनाना चाहते हैं तो पैंट और शर्ट वाले जो मेरे पास एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं और जो ये रेड और व्हाइट वाला एलिमेंट है वो मेरे पास सेकंड पोजीशन पे आ जाता। ये आपको समझ आया? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरे को इसको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ से आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे रेड और व्हाइट लिखा हुआ है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया रेड और यहाँ पर मैंने लिख दिया व्हाइट। ये आपको समझ आया? और यहाँ पर पैंट और शर्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने पैंट लिख दिया और यहाँ पर मैंने शर्ट लिख दिया। और उसके बाद मैंने क्या करा, इनको इंटरसेक्ट करवाया। इंटरसेक्ट करवाने का मतलब कि सबसे पहले एक लाइन तो यहाँ से रेड कलर की गई, ये वाली, फिर उसके सामने अनदर लाइन मेरे पास यहां से गई, फिर मेरे पास अनदर लाइन यहाँ पैंट की तरफ से गई, फिर मेरे पास अनदर लाइन यहाँ पे शर्ट की तरफ से गई। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, अगर आपने उन सारे के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट का कलेक्शन कर लिया तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो आपके सामने ये रेड कॉमा पैंट है। ये वाला अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कॉलम लेके रो लेके चलेंगे, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलेंगे, तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे सामने रेड कॉमा पैंट है। सेम उसी तरीके से ये वाला इंटरसेक्शन हमारे सामने आर कॉमा एस है। फिर ये वाला इंटरसेक्शन हमारे सामने W कॉमा P है। सेम उसी तरीके से ये वाला इंटरसेक्शन हमारे सामने W कॉमा S है। ये आपको समझ आया? और अगर आपने इन सारे के सारे का कलेक्शन ले लिया, और लिया भी है क्योंकि आपने इनको एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ है जहां पर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, मतलब आपने इनका कलेक्शन कर लिया है, तो ये आपके सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया। ये आपको समझ आया? तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। आगे बढ़े, समझ आया आपको? रफ कर दें, ठीक है। अब आपके सामने देखिए अगली कंडीशन ये वाली आती है कि यहाँ पर हम लोग कार्डिनैलिटी के ऊपर बात करेंगे। कार्डिनैलिटी के ऊपर बात करने का मतलब कि जो हमारे सामने सेट दिया हुआ है, चाहे मान लीजिए हमने कोई जनरली एक सेट P लिया और ये बताया कि इस सेट P के पास जो है वो मान लिया हमने कार्डिनैलिटी मतलब क्योंकि जो सेट P है उसके पास मान लिया हमने A एलिमेंट है, टोटल A एलिमेंट है। ये आपको समझ आया? और हमने किसी दूसरी तरफ एक अनदर सेट क्यों लिया और वहां पर ये बताया कि इस सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो आपके पास B है। ये भी आपको समझ आया? दो बातें हमने बोली यहाँ पर कि आपके सामने कोई भी हमने दो सेट लिया P और Q नाम का। यहाँ पर P की जो कार्डिनैलिटी है, P की कार्डिनैलिटी होने का मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है P के पास, क्योंकि हमने आपको जब सेट पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो यहां पर अगर हम लोग P की कार्डिनैलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहते हैं P का, तो वो कितना है? A है। सेम उसी तरीके से मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर सेट Q की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहते हैं Q का। अगर हम लोग Q की कार्डिनैलिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहते हैं Q का, और Q के पास कितने एलिमेंट हैं? B। तो यहाँ पर आपके सामने जो भी P क्रॉस Q के पास एलिमेंट होंगे, P क्रॉस Q का मतलब अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया P और Q का और आपने वहां पर उसकी कार्डिनैलिटी की बात करी तो वो हमेशा आपके सामने A क्रॉस B होंगे। ये आपको समझ आया? A क्रॉस B का मतलब जो उनके एलिमेंट है वो होगा। क्योंकि आप जनरली समझिए, मान लीजिए मेरे पास P के पास कोई दो जनरली कोई भी दो एलिमेंट है यहाँ पर A कॉमा B टाइप का, और मैंने मान लिया मेरे पास Q के पास कोई भी फिर से दो एलिमेंट है 1,2 टाइप के। ये आपको समझ आया? और अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाया मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला P से लेकर Q तक का, ऑर्डर्ड पेयर नहीं, P से लेकर Q तक का आपने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो आपके पास एलिमेंट A,1 टाइप का आएगा, आपके पास एलिमेंट A,2 टाइप का आएगा, फिर यहाँ पर B,1 टाइप का आएगा, और यहाँ पर आपके पास B,2 टाइप का आएगा। ये आपको समझ आया?
तो आपके सामने ये ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। तो यहां पर देखिए आपके सामने टोटल P के पास 2 एलिमेंट थे, उसी तरीके से Q के पास भी 2 एलिमेंट थे। तो जब आपने P क्रॉस Q निकाला तो उसके पास टोटल 4 एलिमेंट आ गए। इसका मतलब जो आपके पास ये वाली पोजीशन थी, मतलब जो ये वाली सेट के एलिमेंट थे और जो ये वाले सेट के एलिमेंट थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। सेम उसी तरीके से आपके सामने अगर P के पास नंबर ऑफ एलिमेंट A है और Q के पास नंबर ऑफ एलिमेंट B है और आप लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं P क्रॉस Q का, तो उसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो A क्रॉस B होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहें Q क्रॉस P का, मतलब यहाँ पर हमने Q को पहले रखा और P को बाद में रखा, तो अगर हम लोग यहाँ पर Q और P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, मतलब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करना चाहते हैं कि Q क्रॉस P के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो वो भी आपके सामने B क्रॉस A हो जाएगा। अब उसको चाहे B क्रॉस A बोलो चाहे A क्रॉस B बोलो, दोनों बात तो बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो भी एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, जो भी आपके सामने कार्डिनलिटी होगी वो तो नेचुरल नंबर में होगी, क्योंकि आप किसी एलिमेंट्स को अगर काउंट कर सकते हैं तो वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मीनिंग ही यही होता है कि वो एलिमेंट जिनको काउंट करा जा सकता है, या आप समझ रहे हैं, सॉरी वो वाले नंबर्स जो विच इज काउंटेबल, जिनको काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके सामने जो A क्रॉस B है और B क्रॉस A है वो दोनों बराबर होगा। तो आप चाहे P से लेकर Q तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें या फिर Q से लेकर P तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, आपके पास जो उसके पास एलिमेंट होगा उनके कार्टेशियन के पास वो A क्रॉस B ही होगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर आपके सामने अगली प्रॉपर्टी थी जो कि कार्डिनलिटी के ऊपर बेस्ड थी। इसका लास्ट टाइम समरी देता हूं आपको कि अगर P के पास कोई भी एलिमेंट अगर मान लीजिए P की जो कार्डिनलिटी है वो A है और मान लिया मैंने Q की जो कार्डिनलिटी है वो B है, आप समझ रहे हैं, तो मेरे पास P क्रॉस Q, मतलब जब मैंने P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर A क्रॉस B हो जाएगी। चाहे मैं यहाँ पर Q क्रॉस B की बात करूंगा तब भी मेरे पास Q क्रॉस P की कार्डिनलिटी जो होगी वो भी A क्रॉस B ही हो जाएगी। तो ये यहाँ पर कार्टेशियन वाली कार्डिनलिटी वाली एक प्रॉपर्टी थी जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड थी। समझ आया आपको? रफ कर दें, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगली प्रॉपर्टी आपके सामने ये वाली आती है कि मान लीजिए यहां पर आपके सामने कोई भी 2 सेट है A और B, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन में आपको ये दे दिया कि या तो A और B जो आपके सामने कोई भी 2 सेट है और अगर उनमें से कोई भी एक एनीवन, अगर उनमें से कोई भी एक जो है वो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट सेट होने का मतलब जो वो सेट है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, उनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं करा जा सकता, वो अनकाउंटेबल है। आप समझ रहे हो? आपके सामने कोई भी अगर 2 सेट है A और B और वो सेट वहां पर इनफाइनाइट है, कोई भी, जनरली दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 तो कंडीशन आपके सामने ही है कि या तो A सेट जो होगा वो इनफाइनाइट होगा या तो जो B सेट होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो अगर आपके सामने A और B में से कोई भी एक इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली कंडीशन वाली बात है कि जो A क्रॉस B होगा वो भी आपके सामने इनफाइनाइट हो जाएगा। लॉजिकल वाली प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा सोचिए कि मान लीजिए A के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब A के पास इतने एलिमेंट हैं कि मैं उसे कभी काउंट कर ही नहीं सकता, और समझाने के लिए मैंने मान लिया B के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब मैं काउंट कर सकता हूं। तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब डॉट 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 चलता चला ही जाएगा। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसके सारे एलिमेंट को कवर कर लिया, ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, फिर सेकंड एलिमेंट को पिक करा, फिर से सारे एलिमेंट को कवर कर लिया, फिर इसके थर्ड एलिमेंट को पिक करा, फिर से इसके सारे एलिमेंट को कवर कर लिया, फिर फोर्थ एलिमेंट को पिक करा, फिर से सारे एलिमेंट को कवर कर लिया। लेकिन आप यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे चलते चले ही जाएंगे, क्योंकि आपके पास ये एक मतलब इसके ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट होने का मतलब इसके पास जितने भी एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल है, उन्हें आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, तो आप कभी भी उसकी लास्ट डिजिट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सेट आपका पूरी तरीके से इनफाइनाइट है। तो आप यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ चलते चले ही जाएंगे, आप कभी भी लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसका मतलब जो आपने A क्रॉस B बनाया होगा
उस वाले सेट ए क्रॉस बी में भी आपके सामने जो ऑर्डर्ड पेयर बनते चले जा रहे होंगे वो भी डॉट डॉट वाली कंडीशन में आ गए होंगे, क्योंकि आप वहां पर भी कभी भी लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आप ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो। और ऑर्डर्ड पेयर बनाने में मान लीजिए ए से बी तक का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, जो एलिमेंट है ए और बी से, ए और बी के उनके ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। तो आप जब ए के एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, वो नेवर एंडिंग है, कभी भी खत्म ही नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे वो भी डेफिनेटली आपका नेवर एंडिंग होगा, वो भी कभी भी आपका खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये पोजीशन ही खत्म नहीं हो रही है, तो ये भी आपके पास चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और आप एक समय बाद नेवर एंडिंग वाली प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे। और जब भी आप नेवर एंडिंग वाली प्रोसेस पे, अनकाउंटेबल वाली प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप उसकी लास्ट टर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसका मतलब वो इनफाइनाइट है। तो कहने की बात यहां पर ये आती है कि अगर ए और बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब यहां पर जो ए क्रॉस बी बनेगा या फिर आपके सामने जो बी क्रॉस ए बनेगा वो भी डेफिनेटली इनफाइनाइट होगा। ये आपको समझ आया? इसे रफ कर दें, ठीक है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी आपके सामने ये वाली आती है कि जब भी हम लोग यहाँ पर बार बार कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम लोग दो सेट को लेके चल रहे हैं। हम लोग कभी ए बी लेके चल रहे हैं, कभी पी क्यू लेके चल रहे हैं, मतलब हमने जो भी लिया वहां पर हम हमेशा दो सेट की बात कर रहे थे। लेकिन क्या हो कि अगर, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपके सामने लॉजिक मांगता है, लेकिन अगर क्या हो कि हम लोग यहाँ पर तीन सेट को ले लें। तीन सेट लेने का मतलब कि हम लोग अगर कोई मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग दो सेट का नहीं बनाना चाह रहे, यहाँ पर तीन सेट का बनाना चाहते हैं। तो तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने का मतलब कि हमारे सामने कोई सेट एक ए होगा, अनदर टाइम हमारे सामने कोई एक सेट बी होगा, फिर अनदर टाइम हमारे सामने कोई एक सेट सी होगा, और यहां पर हम लोग ए बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो उसको देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसको आप लोग एक नॉर्मली बेसिक तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी तीन एलिमेंट्स है, उनकी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या फिर उनका आप एडिशन करते हो। तो यहाँ पर मैंने मान लिया आपके सामने 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर जनरली पहले कोई भी दो एलिमेंट्स को पिक करते हो, फिर उस, अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आप लोग एक फॉर्मेट में ही जाओगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, एक फॉर्मेट में ही चलोगे आप लोग, ये समझ लो। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का तो मीनिंग ही वही है ना, जब हम लोग उसी यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, ऑर्डर्ड वाले यूनिवर्स में ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग जब भी कोई काम करेंगे वहां पे फॉर्मेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही चल रहा है। अगर ऑर्डर्ड वाला टॉपिक नहीं चलता तो हम लोग किसी भी फॉर्मेट को ले लेते और उसे लिख देते, लेकिन हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग एक कंप्लीट या फिर कंप्लीट नहीं, एक डेफिनेट ऑर्डर्ड को, डेफिनेट फॉर्मेट को लेकर ही चलेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसकी प्रोडक्ट करवाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले कि आप यहाँ पर 2 का प्रोडक्ट 3 के साथ करवाते हो, जो भी रिजल्ट आपको मिलता है, फिर उसका प्रोडक्ट आप लोग 4 के साथ करवाते हो। सेम वही कंडीशन पे आपका यहाँ पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोगों ने 3 सेट का निकाला तो उस वाली कंडीशन पर भी बेस है कि सबसे पहले क्या करोगे, आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। आप सबसे पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, आपके सामने कोई ना कोई एक सेट बन जाएगा। ये आपको समझ आया? अब फिर क्या करोगे, सबसे लास्ट में इस पूरे के पूरे सेट का आप इस सेट सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। समझ आया आपको मैंने क्या बोला? बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि अगर आपके सामने मान लीजिए कोई 3 सेट है ए बी और सी, और यहां पर आप ए बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, तो ए बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने पर आप यहां पर क्या करेंगे, अपने फॉर्मेट का यूज करते हुए सबसे पहले आप यहां पर इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा फिर बाद में आप इस वाले एलिमेंट का इस सेट सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। जैसे मान लिया मैंने, मेरे पास कैपिटल ए के पास स्मॉल ए नाम का एलिमेंट है, कैपिटल बी के पास स्मॉल बी नाम का एलिमेंट है, और कैपिटल सी के पास स्मॉल सी नाम का एलिमेंट है। ये आपको समझ आया? तो जब आप यहां पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते वक्त आपके पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आएगा, और यहां पर आप उसके सेट बना लोगे जो जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बने। फिर आप क्या करोगे, इस ए कॉमा बी का
आप क्या करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे सी के साथ, जो आपका ये स्मॉल सी है, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को इसके साथ कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने पर क्या मिलेगा कि ये जो ए और बी है वो यहाँ पर सी के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो जब आपके सामने जो ये ए और बी है वो सी के साथ कंबाइन होगा तो आपको ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिखना तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही है, और जब आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही लिखना है तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, जब उसको लिखेंगे कि आप उसको स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप लोग क्या आ जाएगा आपके सामने कि फर्स्ट में तो ए और बी तो आपका फिक्स था, वो तो यहां पर भी फिक्स है आपके पास, लास्ट में आपके सामने क्या बचा था सी, तो वो सी यहां पर आपका यहां पे आ जाएगा। और जब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 3 एलिमेंट आ जाता है तो उस वाले ऑर्डर्ड को ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर किसी भी ऑर्डर्ड के अंदर 3 एलिमेंट आ जाते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप के कोई भी 3 एलिमेंट जनरली आ जाते हैं तो उस वाले ऑर्डर्ड पेयर को यहां पर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहा जाता है। जिस तरीके से अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 एलिमेंट आते हैं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, सेम उसी कंडीशन से अगर किसी ऑर्डर्ड के अंदर, मतलब आपके सामने जो भी ऑर्डर्ड बना है, अगर वहां पर उस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट आ जाते हैं तो वहां पर उसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहा जाता है। अगर कोई पूछे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मीनिंग क्या होता है तो आप लोग ये कहोगे कि अगर किसी भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई भी 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप के, जहां पर ए कैपिटल ए से बी कैपिटल बी और सी कैपिटल सी से आ रहा है, जनरली कोई भी सेट हो सकता है, तो उस वाले स्मॉल ब्रैकेट में जो भी आपका वो एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा है उसी को ऑर्डर ट्रिपलेट यहाँ पे कहा जाएगा। या आपको समझ आया? तो बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप समझ रहे हैं, फिर से रफ करेंगे, कर दे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको काफी बेटर समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर ए के पास जो एलिमेंट है वो 1,2 टाइप के हैं, बी के पास जो एलिमेंट है वो 2,3 टाइप का है, और जो सी के पास एलिमेंट है वो 4,5 टाइप का है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर सबसे पहले आप ए से बी तक का क्या करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, तो ए से बी तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते वक्त आपके सामने जो भी बनेगा वो 1 के साथ 2 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 1 के साथ 3 बन जाएगा, फिर यहाँ पे आपके सामने 2 के साथ 2 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 2 के साथ 3 बन जाएगा, लास्ट में आप, अब ये तो सारे का सारा ऑर्डर्ड पेयर ए और बी का बन गया, सी तो आपके पास अभी भी सेम है, तो यहाँ पर 4,5 तो सेम है। अब आप लोग क्या करोगे, इस ए क्रॉस बी को सी के साथ प्रोडक्ट करवाओगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाओगे, तो अब आपके सामने ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया। तो जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी आया तो ये 1,2 4 के साथ भी 5 के साथ भी, ये 1,3 4 के साथ भी 5 के साथ भी, ये 2,2 4 5 दोनों के साथ, ये 2,3 भी 4 5 दोनों के साथ, ऐसे जाएगा। तो रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा कि 1,2 4, फिर लास्ट में 1,2 5, फिर यहाँ पे 1,3 4, फिर यहाँ पे आपका 1,3 5 आ जाएगा, फिर उसी तरीके से यहाँ पर इस वाले 2 के साथ 2,2 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके सामने 2,2 5 आ जाएगा। क्यों, क्या करना है आपको, ये 1 2 जो है ये पहले 4 के साथ 5 के साथ, 1 2 4 के साथ, 1 2 5 के साथ, 1 3 4 5 तो 1 3 4 के साथ, 1 3 5 के साथ, फिर 2 2 4 के साथ, 2 2 5 के साथ, लास्ट में 2 3 बचा है तो 2 3 आपका 4 के साथ, और फिर आपका 2 3 जो है वो 5 के साथ जाएगा। ये आपको समझ आया, सिंपल सा मीनिंग। तो आपके सामने ये जितने भी ऑर्डर ट्रिपलेट बने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, किस किस चीज का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। अगर मैंने इन सारे के सारे ऑर्डर ट्रिपलेट को लिख के एक सेट के अंदर पुट कर दिया तो ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पर आपके सामने ऑर्डर ट्रिपलेट था। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब हम लोग यहाँ पर 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। समझ आया? आगे बढ़े, ठीक है।